हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। मित्रों, आज आप सभी का जो एग्ज़ाम हुआ कनिष्ठ सहायक का, आप सभी जानते होंगे कि ये अच्छे खासे लेवल का एग्ज़ाम बना हुआ था। दोस्तों, पेपर अच्छा खासा लेवल का आया हुआ था। हार्ड लेवल हम लोग इसे कह सकते हैं मित्रों। और आप लोग सभी जानते होंगे कि लगभग जो इसकी मेरिट है ना, लगभग वो 55, 60 या फिर 65 के बीच में रहने वाली है मित्रों। इससे ज़्यादा इसमें जाने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। जो इसकी अंतिम मेरिट जाएगी वो इतने तक ही जाने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि जो पेपर का लेवल था ना, वो 12वीं कक्षा के हिसाब का पेपर का लेवल नहीं बनाया गया था। पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा हार्ड बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अभी तक जो हाल ही में कुछ सालों में एग्ज़ाम हुए ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो कठिन पेपर था वो यही वाला पेपर था। तो आप लोगों के अगर स्कोर 55 से 65 के बीच में अगर रह रहे हैं, 55 से उसके बीच में, तो आप लोग बिल्कुल एकदम से सेफ स्कोर समझ सकते हैं अपना। दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को कुछ इससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर बताने वाला हूँ कि जो भी आप लोगों के ये प्रश्न आए थे, इसके उत्तर मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। तो अगर मेरे द्वारा कोई भी एक आध प्रश्न में आपको कुछ गलती लगती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। प्रारंभ करते हैं दोस्तों। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? दोस्तों, इसमें से जो ऑप्शन डी है ना, शिफ्ट प्लस डिलीट, वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस शासक को शकारी कहा जाता था? आपके ऑप्शन है दोस्तों, तो इसमें से बिल्कुल जो सही है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किस शासक को शकारी कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन बी है ना, पाए बाकी, वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो स्थायी व्यवस्था है वह सूर्यास्त नियम भूमि राज्य व्यवस्था से संबंधित था। अगला प्रश्न है हमारा, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, ऑप्शन ए, नारायण गुरु के द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे किससे सीखी थी? तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिक अंबर से मराठों ने गुरिल्ला रणनीति सीखी थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाटा मारू क्या था? आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था, तो यह जापानी जहाज, ऑप्शन ए जो है ना, इस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो को यह श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे नागरिक हो या विदेशी, उपलब्ध है? तो दोस्तों, ऑप्शन डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों, ऑप्शन सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत में जनता के धन के संरक्षक हैं। अगला प्रश्न है, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, ऑप्शन बी, यानी कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों की इसमें आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है हमारा, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 एम बाइट्स है, वो अधिकतम कितनी बाइट्स को स्टोर कर सकता है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देखिए दोस्तों कि 256 MB बराबर कितने होते हैं दोस्तों? तो 1024 KB होती है। और 1024 KB बराबर, यानी कि जो 1 KB होती है वो कितनी की होती है? तो दोस्तों, वह 1024 बाइट के बराबर होती है। तो दोस्तों, इसका पहला वाला जो ऑप्शन है ना, 256 गुणा 1024 गुणा 1024, वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया है? तो दोस्तों, ऑप्शन बी, जो 2014 में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया था। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पीछे के बैक के इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये आप लोगों के लिए ही नहीं है, सभी के लिए एग्जाम का लेवल टफ रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? तो दोस्तों, जो ऑप्शन डी है, हिमाचल प्रदेश, वह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है? तो दोस्तों, इसमें से ऑप्शन बी और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो ऑप्शन बी इसका जहाँ तक राइट आंसर हो सकता है। आप लोग जरा चेक कर लीजिएगा इसे बाद में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसके संदर्भ में भारत ने थालबेग सिद्धांत का आह्वान किया था? तो ऑप्शन सी दोस्तों, जो सरक्रीक है, इसमें भारत ने थालबेग सिद्धांत का आह्वान किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक उत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है? तो दोस्तों, ऑप्शन सी, मैग्नेटाइट एक उत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है। अगला प्रश्न हमारा, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह रायपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, सिल्यूरियन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों क्रम में से किससे संबंधित है? दोस्तों, यह प्रश्न भी थोड़ा सा अटपटा सा है। इसका पहला ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग इसको भी चेक कर लीजिएगा, जहाँ तक कि ऑप्शन डी होने के इसके चांस हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है में नहीं है? तो दोस्तों इसमें आखिरी पायदान तक पहुंचना, हरित विकास और युवा शक्ति मौजूद थी, लेकिन महिला सशक्तिकरण इसमें मौजूद नहीं था। अगला प्रश्न है, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑपरेशन दोस्त भारत ने प्रारंभ किया था। मित्रों आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना, मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो से बने हुए हैं, साथ ही साथ पे जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था उससे भी कुछ प्रश्न हमें हिंदी वगैरह में देखने के लिए भी मिले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 निम्न में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है? तो दोस्तों ऑप्शन बी भारत और जापान का यह संयुक्त उद्यम है। अगला प्रश्न है, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है? तो दोस्तों चैट जीपीटी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों यह मर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था, आप लोगों ने ध्यान रखना है, यह बताया भी गया था दोस्तों मेरे द्वारा करंट अफेयर्स में। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है दोस्तों, राज्यों का संघ घोषित करता है। निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? तो दोस्तों देहरादून जो है हमारा उत्तराखंड राज्य का जिला, वहां पर आयोजित किया गया था, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो दोस्तों दस्तूर भू राजस्व था, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्न में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द्युति वर्मन से रिलेटेड है। निम्न में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन हिंसांग करता है? आप लोगों ने ध्यान रखना है कि पौरव राजवंश का जो वर्णन है वह हिंसांग ने करा है। अगला प्रश्न है, रानी कर्णावती निम्न में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी? तो दोस्तों ऑप्शन डी पृथ्वी शा की वह संरक्षिका थी। अगला प्रश्न है हमारा, काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ऑप्शन बी गोविशाल नाम से काशीपुर जाना जाता था, बहुत ही बेसिक प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो दोस्तों उसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहन सिंह मेहता पहले थे जिनको जेल हुई थी। अगला प्रश्न है, हार दूधा संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है ना, लगभग वो मतलब सभी या फिर नाग देवता से, ऑप्शन सी और डी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वैसे ऑप्शन सी होने के चांसेस के अधिक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, छपेली एक रूप है? तो दोस्तों यहाँ गाने का भी था और नृत्य का भी था, तो इसका थोड़ा सा दोस्तों देखना पड़ेगा, बाकी ये नृत्य इसका ऑप्शन हो सकता है। उत्तराखंड में कमीण का क्या कार्य होता था? तो दोस्तों ऑप्शन ए निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करना कमीण का कार्य होता था। अगला प्रश्न है, हिल यात्रा प्रारंभ करी गई थी? तो दोस्तों गोरखों के द्वारा हिल यात्रा प्रारंभ करी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन सी यानी जो मौड़ मेला है ना, वह मछली पकड़ने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भद्राज एक लोक देवता है कहाँ के? तो जो दोस्तों इसमें दो ऑप्शन पे थोड़ा सा गढ़वाल के राठ क्षेत्र और जौनसार भावर, इन दोनों से ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, लेकिन ऑप्शन ए होने के इसमें पूरे पूरे चांस हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि इसमें से जो कुल्ला कांगड़ी है वह उत्तराखंड में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जलब्रिज जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया, उत्तराखंड निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों ये भी मेरे करंट अफेयर से बना हुआ प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन सी स्यूनरा कोट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला प्रश्न दोस्तों, जमरानी बांध निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों मैंने बताया था थोड़े टाइम पहले ये करंट अफेयर्स में कि जो जमरानी बांध है इसको अभी थोड़ा सा हाईलाइटेड है, तो अभी ध्यान रखना है इससे, तो नैनीताल जिले में यह स्थित है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न जिलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो दोस्तों इसमें से लिंगाताल और गोनाताल तो वहाँ स्थित है, लेकिन चकनीताल और तारकताल पता नहीं ये कहाँ से इसमें इंक्लूड करा है चमोली जनपद वाले में, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें से। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो दोस्तों उधम सिंह नगर की सबसे कम है। अगला प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो मंदाकिनी है वह दाईं ओर से मिलती है अलकनंदा में। अगला प्रश्न है, निम्न जनजातियों में कौन एक यमुना एवं टोन्स नदियों के मध्य में निवास करती है? तो दोस्तों जौनसार भावर जो है यहाँ पर लिखा हुआ जौनसारी जनजाति यानी वो निवास करती है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्षों और उससे अधिक थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ऑप्शन डी होने के इसके वैसे चांस हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी यानी सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है? तो दोस्तों यह प्रश्न थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ये थोड़ा इसके लिए चेक करना पड़ेगा दोस्तों, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 की जो थी, ठीक है।
अगला प्रश्न है, आपको सूची दी गई थी दोस्तों, तो इसमें आपने बताना था कि कौन सा उद्यान कहाँ मौजूद है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरकाशी, अस्कोट वन्यजीव विहार जो है दोस्तों वह पिथौरागढ़ में, बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा और सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य पौड़ी गढ़वाल में मौजूद है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1975। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ करी गई थी। दोस्तों ये जो 52वां प्रश्न है इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो आप लोग फिर से चेक कर लीजिएगा। उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ करी गई थी। बहुत ही सरल सा प्रश्न है दोस्तों, जून 2002 में प्रारंभ करी गई थी। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 42.92% इसमें योगदान था। समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष से प्रारंभ करी गई थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी 2020-21 में प्रारंभ करी गई थी। अगला प्रश्न है, श्रेणी YEB जो है आपका रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, QOL वाला। ठीक है दोस्तों, ये बाद में कैसे सॉल्व होगा ये बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगा। 57वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, ABCDEFF जो है वो 6 गाँव हैं। FD के पश्चिम में 1 किलोमीटर पर है, BE के पूर्व में 1 किलोमीटर पर है। तो दोस्तों इसमें आपने बताना था कि कौन से 3 गाँव एक ही लाइन में है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए ADE बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, एक दुकानदार एक कमीज के वास्तविक मूल्य ₹975 को 20% बढ़ाकर लिखता है और फिर उस पर 12% की छूट देकर बेच देता है, जबकि एक पैंट है जिसका वास्तविक मूल्य 1200 है उस पर 10% का लाभ लेकर बेचता है। दुकानदार को दोनों पर कुल कितना लाभ हुआ है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी 174.60 इसका लाभ हुआ है। अगला प्रश्न है, किसी शहर का मार्च महीने के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान जो था वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो दोस्तों इसमें आपने बताना था कि जो है उसके दूसरे, तीसरे एवं चौथे दिनों का औसत तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड में था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी यानी जो 24 है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समाचार पत्र अभिकर्ता समान संख्या में 3 भिन्न भिन्न समाचार पत्रों P, Q व R को 327 व्यक्तियों को बेचता है। दोस्तों इसमें से आपने बताना था कि कितने व्यक्ति निश्चित रूप से केवल एक प्रकार का समाचार पत्र लेते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी यानी जो 302 है ना वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों के एक कैंप में 42 दिनों का भोजन उपलब्ध था। 10 दिन पश्चात 300 व्यक्ति कैंप में बढ़ गए, जिस कारण भोजन केवल 24 दिन में समाप्त हो गया। मूलतः कैंप में व्यक्तियों की संख्या क्या थी। तो दोस्तों थोड़ा सा देख लेना इसे, वैसे ऑप्शन ए होने के इसके चांस हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 62वां 2020-21 में भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य की क्या रैंक थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 15वीं रैंक उत्तराखंड राज्य की थी इस निर्धनता सूचकांक 2021 में। अगला प्रश्न है, बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑर्गन बल्ब में गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, अग्निशामक का मुख्य घटक क्या है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः मार्स गैस को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों इसमें से मीथेन इसको मार्स गैस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी यानी जो जनरेटर है वह विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव होते हैं तो दोस्तों यहाँ नमक सहिष्णु होते हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है। जैव विविधता अधिनियम कब बनाया गया था। तो दोस्तों जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। निम्न में से कौन सी गाय की विदेशी नस्ल है। तो दोस्तों लाल सिंधी, साहिवाल, मुर्राह या फिर जर्सी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी जर्सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71वां, TCP/IP रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए एप्लीकेशन होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट इंटरनेट एवं नेटवर्क एक्सेस होने के पूरे चांस है दोस्तों कि यह इसका आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा 72वां, एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन काउंटर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है। तो दोस्तों मेन मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए जो पोस्ट है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है। तो दोस्तों विटामिन ए तो कॉमन होता है, अब इसमें विटामिन सी और विटामिन के में थोड़ा सा डाउट है, वैसे विटामिन के होने का इसका चांस है। तो दोस्तों ऑप्शन बी होने का इसका चांस है, आप लोगों ने ध्यान रखना है, बाद में आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों इसे।
बाकी दोस्तों जो हिंदी का लेवल था, हिंदी का लेवल भी 25 जो क्वेश्चन थे इसमें कुछ प्रश्न अच्छे खासे लेवल के थे। हिंदी भी ऐसा नहीं कहा जा सकता दोस्तों कि बिल्कुल ही ईजी लेवल की थी, हिंदी भी मतलब मॉडरेट लेवल हिंदी का भी कहा जाता है, कहा जा सकता है दोस्तों। इससे पहले की जो एग्जाम में रही थी हिंदी का लेवल और इसमें जो था वह अच्छा खासा लेवल इसमें देखने के लिए हमें मिला था। प्रारंभ करते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। होनहार शब्द कृत प्रत्यय से बना शब्द है। अगला प्रश्न है, वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कई सारे भाइयों ने हमारे ए प्रत्यय भी लगाया होगा तो थोड़ा सा वो गलत है दोस्तों, वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। अगला प्रश्न है, सांप मरे ना लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों बिना हानि के कार्य पूर्ति होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों निर उपसर्ग इसमें से निराला शब्द में नहीं प्रयुक्त हुआ है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों लोकतंत्र का राजतंत्र विलोम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है? तो दोस्तों अण तथा अढ़ जो होते हैं या दोनों ही द्विगुण व्यंजन होते हैं। इसमें से ऑप्शन डी सी जो है इसका ढ वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है? दोस्तों मैंने जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया था ना उसमें मैंने इस विराम चिन्ह को मेंशन भी किया था और यह प्रश्न बना भी है आपका। तो दोस्तों यहाँ अर्ध विराम चिन्ह है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दूल्हा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दुर्लभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर वो किस प्रकार का व्यंजन है? तो दोस्तों यहाँ दंतोष्ट व्यंजन है। जब आप इसे बोलते हैं तो आपकी जीभ और जो आपके मतलब सॉरी दोस्तों आपके जो दांत और आपके होंठ हैं वह एक दूसरे को टच करते हैं। आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों अत्यधिक क्रोध करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों सुनक शब्द कुत्ता का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार में मिली जायदाद, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका ऑप्शन डी रिक्त हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, वह जो ना करे सो थोड़ा, प्रयुक्त में वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो इनमें से किस सर्वनाम का भेद है? तो दोस्तों यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम का भेद है। मैंने आपको अभी थोड़े दिनों पहले जो प्रैक्टिस सेट दिए थे उसमें बताया था मित्रों कि जो सो हो गया, जैसा तैसा हो गया, तो यह सभी प्रश्न हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में काउंट होते हैं। अगला प्रश्न है, संन्यास शब्द में उपसर्ग है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सम उपसर्ग मौजूद है। अगला प्रश्न है, इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत यानी अशुद्ध गलत शब्द युग्म कौन सा है? तो दोस्तों कृत्रिम का प्राकृत होता है, ठीक है, औरस का जारज होता है, संधि का विग्रह होता है, लेकिन जो अनग है दोस्तों उसका अघ होता है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला है, हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भय दीवान, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। अगला प्रश्न है हमारा, अमावस की अंधेरी रात, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी और डी में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन दोस्तों जो बी है उसका मतलब होता है अर्धरात्रि का समय निश्चित कहलाता है। रजनी और जो राका है दोस्तों यहाँ रात के लिए प्रयुक्त होने वाला, तो दोस्तों जो इसमें कुहू शब्द है ना उसके होने के थोड़े ज़्यादा चांस हैं। अगला प्रश्न है, अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी जो है अच धन अंत राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, वाक्य में जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों जयचंदों में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह बहुत सारे जयचंदों को मेंशन कर रहा है, यानी एक प्रकार से धोखेबाज लोगों को प्रदर्शित कर रहा है। अगला प्रश्न है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से तद्भव शब्द हमारा मयंक शब्द इसमें से तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न हमारा, दिशावर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दिशांतर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनुदात्त, अनुभाव, अनुवीक्षण या फिर अनुभव। तो दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन ए है ना अनुदात्त, इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बाकी जो ऑप्शन है वह अनु उपसर्ग के प्रयोग से बनाए गए हैं, लेकिन ऑप्शन ए जो है वह अनु उपसर्ग के प्रयोग से नहीं बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, यज्ञवेदी शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है अपादान, संप्रदान, संबंध या फिर करण। तो दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन बी है संप्रदान तत्पुरुष समास इसमें मौजूद है, क्योंकि इसमें यज्ञ के लिए वेदी लगता है और के लिए जो होता है दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष समास का भेद होता है, कारक चिन्ह होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो दोस्तों तृष्णा का त्रिधन ना ठीक है, निर्गुण का निधन गुण ठीक है, नाविक का नौ धन इक ठीक है, लेकिन जो यशोदा है दोस्तों इसमें यशोधन दा दिया गया है, यह गलत हो जाएगा, इसमें इसका यशह धन दा होगा, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अंतिम प्रश्न दोस्तों हमारा, इनमें से भ्रमण शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दोस्तों मिलिंद, पारावत, अली या फिर द्विरेप, तो इसमें से पारावत इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। दोस्तों पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसके जो एक 55 से 65 वाला जो रेंज है इसमें को आप लोग आ रहे होंगे। और दोस्तों अगर आप लोग नहीं भी इस पे तक पहुँच रहे हो तो आप लोग हिम्मत ना हारिएगा, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वह अच्छा खासा था। आप लोगों की तैयारी उस प्रकार की अभी हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि जिस प्रकार का पेपर था यह अच्छा खासा पीसेस के लेवल का लगभग ये पेपर इनके द्वारा बनाया गया था दोस्तों। और 12वीं कक्षा के आधार पर यह पेपर होना चाहिए था। तो थोड़ा सा ये पेपर का लेवल तो अच्छा खासा था मित्रों। इसमें 55 से 65 के बीच में मेरिट रहने की लगभग अभी मेरे को उम्मीद है कि टाइपिंग के लिए इतने में बुला लिया जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में कि कितना आप लोगों का स्कोर हो रहा है, तथा अगर कोई उत्तर अगर आप लोगों को गलत लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों को आगे की फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए जो भी क्लासेस वगैरह होंगी मैं अपने यहाँ पे से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपनी वाणी को विराम देता हूँ मैं दोस्तों, धन्यवाद।